लोग विरोध करते थे और सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकते थे। रमाबाई ने देखा कि बाल विवाह सामान्य बात थी। विधवाओं का जीवन घोर अमानवीय जीवन था। ऊंची जातियों की महिलाएं भी सामाजिक बंधनों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। आज भी महिलाएं, छोटी बच्चियां हों या उम्रदराज औरतें, घर में, समाज में काम करने के स्थान पर हिंसा, यौन शोषण की शिकार हैं। नमस्कार, डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। 19वीं शताब्दी का भारत, मतलब आज़ादी से पहले का भारत, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों और अनेक प्रकार की असमानताओं से जूझ रहा था। महिलाओं में शिक्षा लगभग न के बराबर थी। छोटी छोटी बच्चियों की शादियां यानी बाल विवाह हुआ करते थे और जो बच्चियां विधवा हो जाती थीं, उनका जीवन बहुत कष्टकारी हुआ करता था। ऐसे समय में कुछ महिलाएं ऐसी भी हुईं जिन्होंने न केवल इन अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को चुनौती दी, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन को महिलाओं के उत्थान और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। आज मैं उनमें से कुछ महिलाओं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इन महिलाओं को आधुनिक भारत के महिला आंदोलन की प्रारंभिक और सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिना जा सकता है। वे केवल समाज सुधारक ही नहीं थीं, बल्कि पढ़ी लिखी विद्वान महिलाएं थीं। वे लेखिका थीं, वे एजुकेशनिस्ट थीं, विचारक थीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए मानवतावादी सोच रखती थीं। आज मैं इनकी चर्चा इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि इनके बिना आज़ाद भारत में चाहे महिलाओं की शिक्षा हो, महिला अधिकार की बात हो या महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की बात हो, इनमें से कोई भी चर्चा पूरी नहीं हो सकती। जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे सामने अनेक महान नेताओं के नाम आते हैं, लेकिन एक और ऐसा संघर्ष है जिसका स्थान स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले आना चाहिए, और वो है महिलाओं को मनुष्य के रूप में स्वीकार करने और करवाने का संघर्ष। समाज में महिलाओं की जो दुर्दशा थी, उसे सुधारने के लिए महिलाओं को समानता, शिक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की जरूरत थी। महिलाओं का यह संघर्ष था शिक्षा के लिए, सम्मान के लिए, समानता के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए। उस समय के भारत में 4 महिलाओं ने इस संघर्ष की नींव रखी। ये चारों थी सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे और रमाबाई रानाडे। ये सब महिलाएं भले ही अलग अलग कर रही हों, परंतु लगभग एक ही समय में संघर्ष कर रही थी। इन चारों ने भले ही अलग अलग क्षेत्रों में काम किया हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था कि उस समय समाज में महिलाओं को अज्ञानता, भेदभाव, अपमान और सामाजिक बंधनों से मुक्ति दिलाना। आज हम अपने देश में जिस सामाजिक स्थिति से रूबरू हैं, वह उस समय के भारत में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सब कुछ उसका उल्टा और खराब था। उस समय लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी, और जब वो छोटी छोटी बच्चियां विधवा हो जाती थीं, तो उनका जीवन नरक से भी बदतर होता था। उस समय पर स्त्रियों की स्वतंत्र पहचान नहीं होती थी। उन्हें संपत्ति, शिक्षा और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। जाति व्यवस्था भी कठोर और उग्र रूप में लागू थी। ऐसे समय में यदि कोई महिला शिक्षा की बात करे और वो खुद भी महिला हो, तो उसे किसी सामाजिक विद्रोह से कम नहीं माना जा सकता था। लेकिन व्यवस्था में बदलाव हमेशा साहसी लोग ही लाते हैं, और सावित्रीबाई फूले वही एक ऐसी साहसी महिला थीं जिन्होंने शिक्षा की पहली मशाल उठाई और निकल पड़ी। सावित्रीबाई सन 1831 में जन्मी थी और 1897 तक रही। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर सन 1848 में पहली बार पुणे में लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाया था। पहले वे खुद पढ़ी, फिर पढ़ाने निकली, और जब वे स्कूल जाती थीं, तब रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, क्योंकि उस समय के समाज में उनका ये काम अपने समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच वाला काम था, जो तब लोगों को पसंद नहीं आता था। इसलिए लोग विरोध करते थे और सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंकते थे, जिससे वो लड़कियों को पढ़ाने ना जाए। लेकिन सावित्रीबाई फूले ने हार नहीं मानी।
वे अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी ताकि स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल सकें और बच्चियों को पढ़ा सकें। सोचो, आज से 150-200 साल पहले एक महिला की कितनी आधुनिक सोच थी, और वो महिला कितनी मजबूत महिला रही होगी जो इतने विरोध के बावजूद लड़कियों को शिक्षित करने में विश्वास रखती थी। सोचिए, जिस काम को आज सामान्य माना जाता है उसके लिए उस समय उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। सावित्रीबाई ने केवल लड़कियों को ही नहीं पढ़ाया, उन्होंने दलितों, पिछड़ों और समाज के वंचित वर्गों को भी शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने लड़कियों, महिलाओं, दलितों, वंचितों सभी के लिए शिक्षा के अधिकार और अवसर की बात की और अपने पूरे जीवन को इस काम को करने में लगा दिया। आज भारत में करोड़ों लड़कियां स्कूल जाती हैं। लड़कियों का स्कूल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इतने बड़े परिवर्तन की जो आज हमें सामान्य प्रतीत होता है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे परिवर्तन की नींव रखने वालों में सावित्रीबाई को भला हम कैसे भुला सकते हैं। अब बात करते हैं पंडिता रमाबाई की। पंडिता रमाबाई ने लड़कियों को शिक्षा से भी आगे बढ़कर उनके पुनर्वास, उनके रिहैबिलिटेशन, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। यदि सावित्रीबाई ने लड़कियों को शिक्षा के द्वार खोले तो पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के जीवन को नई दिशा देने का प्रयास किया। 1858 में जन्मी रमाबाई संस्कृत की महान विदुषी थी। उनके पिता ने सामाजिक विरोध के बावजूद उन्हें संस्कृत पढ़ाई थी। रमाबाई की विद्वत्ता से प्रभावित होकर कलकत्ता के विद्वानों ने उन्हें पंडिता यानी संस्कृत की महान विदुषी और सरस्वती यानी ज्ञान की देवी के समान विद्वत्ता रखने वाली की उपाधि दे दी थी। उस समय भारत में किसी महिला को इस प्रकार की बौद्धिक मान्यता मिलना अत्यंत असाधारण घटना थी। लेकिन रमाबाई का जीवन भी आसान नहीं था। उस समय भयंकर अकाल पड़ा था और अकाल में उनके माता पिता और बहन की मृत्यु हो गई। फिर अपने भाई के साथ उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। उन यात्राओं में उन्होंने देखा कि उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है। खास तौर पर विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। देश भर की यात्राओं के दौरान रमाबाई ने देखा कि बाल विवाह सामान्य बात थी। विधवाओं का जीवन घोर अमानवीय जीवन था। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था। संपत्ति और निर्णय लेने में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। ऊंची जातियों की महिलाएं भी सामाजिक बंधनों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। इन अनुभवों ने उन्हें महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 1880 में रमाबाई ने बंगाल के एक शिक्षित युवक विपिन बिहारी मेधावी से विवाह कर लिया था। यह विवाह कई कारणों से विवादास्पद रहा, क्योंकि यह एक अंतरजातीय विवाह था। उनके पति ब्राह्मण नहीं थे, जबकि वो खुद ब्राह्मण थी। विवाह सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध था। विवाह के केवल 2 वर्ष बाद उनके पति का निधन हो गया। उस समय उनकी एक बेटी का जन्म हो गया था और यहीं से उनके जीवन का मिशन शुरू हुआ। वर्ष 1882 में अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। स्वयं विधवा हो जाने के बाद रमाबाई ने भारतीय विधवाओं की पीड़ा को और गहराई से अनुभव किया। 1887 में उन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमन नाम से किताब लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से बताया कि बाल विवाह कैसे महिलाओं का जीवन नष्ट करता है, कि विधवाओं के साथ कितना अमानवीय व्यवहार होता है, कि महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, कि धार्मिक और सामाजिक संरचनाएं महिलाओं को किस प्रकार नियंत्रित करती हैं। यह पुस्तक उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली उनकी बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक मानी जाती है। वर्ष 1889 में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। बाद में पुणे के केडगांव में 100 एकड़ की अपनी निजी जमीन पर उन्होंने मुक्ति मिशन स्थापित किया। यह मुक्ति मिशन महिलाओं के लिए केवल एक आश्रय गृह नहीं था, यह महिलाओं के पुनर्निर्माण का केंद्र था। यहाँ विधवाएं, अनाथ लड़कियां, परित्यक्त महिलाएं और विकलांग महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी, प्रशिक्षण प्राप्त करती थी और आत्मनिर्भर बनती थी। वर्ष 1882 में भारत में अंग्रेज सरकार की ओर से हंटर कमीशन आया। ये एक तरह का शिक्षा आयोग था। हंटर कमीशन अंग्रेज सरकार ने
महिलाओं की शिक्षा पर सुझाव लेने के लिए भेजा था। पंडिता रमाबाई उस समय महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने हंटर कमीशन के सामने कुछ ऐसी बातें रखी जिनमें रमाबाई की अपने समय से बहुत आगे की सोच नजर आती थी। उन्होंने कहा, लड़कियों की शिक्षा को सरकारी प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए महिला टीचर्स को ट्रेन किया जाए। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाए जाएं और उन स्कूलों में लड़कियों के लिए पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा हो और समय समय पर उस स्टैंडर्ड को जांचने के लिए महिला इंस्पेक्टर्स की ही नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि रमाबाई को शायद ऐसा लगता था कि लड़कियों के स्कूल इंस्पेक्ट करने में महिला रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शायद उस समय के पुरुषों की मानसिकता को देखते हुए रमाबाई की ऐसी सोच रही हो। भारत में नारीवाद की पहली आवाज़ बुलंद करने वाली एक महिला थी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे 1850 में जन्मी थी और 1910 तक रहीं। सावित्रीबाई ने लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया और पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के सामाजिक पुनर्वास के लिए संघर्ष किया। ताराबाई शिंदे ने वैचारिक विद्रोह ही कर दिया था। 1882 में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब लिखी। इस पुस्तक के माध्यम से ताराबाई शिंदे ने भारतीय समाज से एक सीधा सवाल कर डाला। उनका सवाल था, पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग नैतिकता क्यों? उनका सवाल था, यदि पुरुष गलती करे तो समाज उसे तो क्षमा कर देता है, लेकिन यदि महिला वही गलती करे तो उसे अपमान और दंड का सामना करना पड़ता है। ताराबाई ने धर्म, जाति और पितृसत्ता की उस संरचना को चुनौती दी जो महिलाओं को न सिर्फ नीचा मानती थी बल्कि नीचा दिखाती भी थी। उनकी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना अपनी आधुनिक विचारधारा के कारण भारतीय नारीवाद की आधुनिक प्रारंभिक आधारशिला मानी जा सकती है। एक और महिला शक्ति थी जिनका नाम भी रमाबाई ही था, रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे 1862 में जन्मी थी और 1924 तक रही। रमाबाई रानाडे का योगदान अलग प्रकार का था। रमाबाई संगठन और आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण थी। रमाबाई रानाडे ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रमाबाई रानाडे ने महिलाओं के लिए संगठन बनाए। सेवा सदन जैसी संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, नर्सिंग, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए। उनका विश्वास था कि केवल शिक्षा काफ़ी नहीं है, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। इन चारों महिलाओं के योगदान को यदि हम एक साथ देखें तो भारतीय महिला आंदोलन का पूरा ढांचा समझ में आ जाता है। सावित्रीबाई ने शिक्षा दी, पंडिता रमाबाई ने पुनर्वास किए और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष के भेदभाव की विचारधारा को चुनौती दी और रमाबाई रानाडे ने संगठन और आत्मनिर्भरता का मॉडल विकसित किया। यानी शिक्षा, अधिकार, विचार और नेतृत्व के विचारों पर महिला सशक्तिकरण का आंदोलन खड़ा हो गया था। फिर इतिहास में इन संघर्षशील सशक्त महिलाओं को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष कर करके आधुनिक भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें इतिहास में वह स्थान क्यों नहीं मिला? यह सोचने वाली बात है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े राजनीतिक नेताओं पर यानी पुरुष नेताओं पर अधिक ध्यान दिया गया शायद, और महिलाओं की दुर्दशा सुधारने में इन महिलाओं ने जो भूमिका निभाई थी उस पर इतिहास में रिसर्च का काम शायद कम हुआ है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पितृसत्तात्मक समाज ने और उस समय के लोगों की पेट्रियार्कल सोच ने महिला योगदानों को कम महत्व दिया, और कुछ मामलों में तो वैचारिक तथा धार्मिक विवाद भी सामने आया। परंतु आज स्थिति बदल रही है। इन महिलाओं पर नए रिसर्च हो रहे हैं, उनकी लिखी किताबों का पुनर्पठन हो रहा है, उन पर रिसर्च जारी है। नई पीढ़ी उनके योगदान को समझ रही है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं। जैसे आज भी हम पितृसत्ता में जीते हैं, आज भी हम जेंडर इनइक्वालिटी के शिकार हैं, आज भी घरों के भीतर लड़की लड़के में भेदभाव किया जाता है, आज भी लड़की लड़के की शिक्षा को लेकर असमानता की स्थिति रहती है, आज भी ज़्यादातर महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पिता या पति पर निर्भर हैं, आज भी घरों के भीतर महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, आज भी महिलाएं छोटी बच्चियां हों या उम्र दराज औरतें घर में, समाज में काम करने के स्थान पर
हिंसा, यौन शोषण के शिकार हैं। आज भी हम असमान समाज में जीते हैं। आज भी जब महिलाओं को व्यक्ति समझने की बात आती है तो हम सामाजिक रूढ़ियों के शिकार नजर आते हैं। इन परिस्थितियों में इन चारों महिलाओं का जीवन संघर्ष हमारे लिए पहले से ज्यादा बड़ा संदेश लेकर आता है। सावित्रीबाई हमें शिक्षा का महत्व बताती हैं। पंडिता रमाबाई हमें करुणा और सामाजिक पुनर्निर्माण का महत्व बताती हैं। ताराबाई शिंदे हमें प्रश्न पूछना सिखाती हैं। रमाबाई रानाडे हमें संगठन और नेतृत्व का महत्व बताती हैं। यदि आज हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, यदि आज लाखों करोड़ों लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं, यदि आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, न्यायाधीश और एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक बन रही हैं, तो इसके पीछे सावित्रीबाई, रमाबाई, ताराबाई जैसी आधुनिक सोच वाली संघर्षशील महिलाओं का योगदान ही तो है। इसके पीछे उन महिलाओं का संघर्ष है जिन्होंने उस समय आवाज उठाई जब आवाज उठाना ही विद्रोह माना जाता था। सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे और रमाबाई रानाडे हमारे लिए केवल इतिहास की हस्तियां नहीं हैं। ये मजबूत महिलाएं भारतीय समाज की नैतिक चेतना की प्रतीक हैं। इनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल कानूनों से नहीं आता। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा, साहस, विचार और इंसानियत के लिए संघर्ष करने से आता है। और इन चारों महान महिलाओं को आज मैं नमन करती हूँ। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.